गणित के क्षेत्र में हीरे की तरह चमकने वाले श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनके परिवार का गणित से दूर दूर तक कोई नाता न था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ मुनीम का काम करते थे। बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद रामानुजन अद्वितीय प्रतिभा एवं कुशग्र बुद्धि के बालक थे और मद्रास यूनिवर्सिटी से सन 1903 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा कई पुरस्कारों के साथ पास की। इसी साल उन्होंने क्यूब और बायोडेक्ट्रिक इक्वेशन को हल करने का सूत्र खोज निकाला। वह अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल गणित के जटिल सवालों को हल करने में बिताते थे। समय के साथ साथ रामानुजन का गणित के प्रति रुझान बढ़ता ही गया। फलस्वरूप 12वीं की परीक्षा में गणित को छोड़कर वह अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। बाद में मद्रास के एक कॉलेज में दाखिला लिया, मगर यहाँ भी गणित को छोड़कर बाकी विषयों में रामानुजन की उपलब्धि निराशाजनक रही। अगले साल फिर कोशिश की, मगर इस बार भी नाकामयाबी मिली। अंततः बिना डिग्री के रामानुजन को औपचारिक अध्ययन छोड़ना पड़ा। हालांकि गणित में उनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं थी। इसी बीच रामानुजन का विवाह हो गया। अब उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। इसके बाद विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना वह एक नौकरी की तलाश में निकल पड़े। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार और पुराने मित्रों से मदद मांगी। वे अपने पूर्व शिक्षक प्रोफेसर शेषु अय्यर की सिफारिश पर नेल्लोर के तत्कालीन कलेक्टर आर रामचंद्र राव से मिले, जो कि उस समय इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। आर रामचंद्र राव ने रामानुजन की नोटबुक देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसमें उन्होंने सूत्र और थ्योरम लिखे थे और उन्होंने स्वयं उसे सिद्ध किया था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद रामानुजन के लिए 25 रुपये पर महीने की वेतन फिक्स कर दी गई। इस दौरान रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के लिए सवाल और उनके हल तैयार करने का काम किया करते थे। 1911 में बर्नौलीज नंबर पर प्रस्तुत रिसर्च पेपर से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 1912 में आर रामचंद्र राव की सहायता से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लेखा विभाग में क्लास 3 चतुर्थ ग्रेड की क्लर्क की नौकरी मिल गई। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी करते हुए रामानुजन ने विशुद्ध गणित के अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपना शोध कार्य जारी रखा। रामानुजन के जीवन में बड़ा बदलाव 1913 में आया, जब उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेज गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को 10 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी। हार्डी को चिट्ठी लिखते समय रामानुजन ने ये लिखा: श्रीमान, मैं मद्रास में पोर्ट ट्रस्ट के एक अकाउंटिंग विभाग में सालाना 20 पाउंड कमाने वाला एक क्लर्क हूँ। मेरी उम्र लगभग 23 साल है। मेरे पास विश्वविद्यालय की डिग्री तो नहीं, लेकिन मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। स्कूल छोड़ने के बाद मैं खाली वक्त में गणित पर काम करता हूँ। मैं उस पारंपरिक कोर्स से कभी नहीं गुजरा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया है। मैंने डाइवर्जन सीरीज पर विशेष रिसर्च किया और जो नतीजे आए हैं उसे स्थानीय गणितज्ञ चौंकाने वाली बात कह रहे हैं। रामानुजन ने इस चिट्ठी में स्वयं द्वारा खोजे गए थ्योरम्स को भी अलग से संलग्न किया था। संलग्न पृष्ठों में बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस की शब्दावली में अपने निष्कर्ष को लिखा था। रामानुजन ने हार्डी को लगभग 120 थ्योरम्स, जो कि निश्चयतात्मक अवकलन के मान निकालने, अनंत श्रेणी के योग निकालने, श्रेणी को समकलन से परिवर्तित करने
और इनका निकटतम मान निकालने आदि से संबंधित। पहली नज़र में हार्डी को यह चिट्ठी किसी सेक चिल्ली की गप लगी, लेकिन जब उन्होंने गौर से इसे देखा तो इनमें से बहुत से ऐसे थ्योरम थे जो उन्होंने कभी ना देखे थे और ना सोचे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद हार्डी को रामानुजन के थ्योरम्स के सिर पैर नहीं मिले। हार्डी ने अपने सहयोगी J.E. टिलीवाइड के साथ मिलकर रामानुजन के कार्य की गंभीरता से जांच की। इसके बाद हार्डी को यह समझ में आ गया कि यह कोई सेक चिल्ली नहीं बल्कि गणित का बहुत बड़ा विद्वान, जिसकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। हिंदू धर्मशास्त्र में समुद्र पार करने के अंधविश्वास तोड़ते हुए इसके बाद रामानुजन ने उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे जहां अद्वितीय प्रतिभा का जन्म होता था। कैम्ब्रिज पहुंचते ही रामानुजन ने लिटिलवुड और हार्डी के साथ काम शुरू कर दिया। रामानुजन 120 थ्योरम पहले ही हार्डी को भेज चुके थे। रामानुजन के नोटबुक्स में और भी बहुत ऐसा कुछ था जिसको प्रकाश में लाया जाना बेहद ज़रूरी था। रामानुजन के काम की लिटिलवुड हार्डी ने बहुत ही सराहना की। उनकी तुलना जैकोबी और यूक्लर विद्वानों से की। हार्डी ने विभिन्न प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका। ज़्यादातर गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 30 के निकट अंक दिए। कुछ विशेष प्रतिभाओं को 60 अंक दिए। केवल रामानुजन को उन्होंने 100 में से 100 अंक दिए। हार्डी ने स्वयं को 30 अंक दिया था, जबकि सब जानते हैं कि हार्डी विश्व के महानतम गणितज्ञ में से एक थे। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी रामानुजन या गणित में भारतीय विरासत की और क्या तारीफ हो सकती है। मजे की यह बात है कि हार्डी और रामानुजन दो विपरीत संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व थे। 1915 से 1918 के बीच उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे। 6 दिसंबर 1917 को रामानुजन हार्डी की बदौलत रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। यह किसी भारतीय के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान की बात थी। इस बीच रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। इन सम्मानों के कारण रामानुजन का खोया हुआ उत्साह पुनः लौट आया और उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को कई महत्वपूर्ण गणितीय निष्कर्ष भेजे। एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर रामानुजन 1919 में भारत लौटे। गणित में वह शिखर पर थे, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें टीबी हो गया है। केन ओन और रॉबर्ट श्रेयांस न्यू साइंटिस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट में लिखते हैं कि रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। वह बिस्तर पे थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूम रही थी, गणित। उन्होंने 12 जनवरी 1920 को हार्डी को आखिरी चिट्ठी लिखी। इनमें मॉन्ग थीटा फंक्शन के बारे में बताया। तब इस रहस्यमय सिद्धांत के बारे में सोचा भी नहीं गया था। इससे पहले कि हार्डी को कोई जवाब दे पाते, उन्हें खबर मिली कि रामानुजन नहीं रहे। उनकी मृत्यु केवल 32 साल की उम्र में हुई। यह मनहूस तारीख थी 26 अप्रैल 1920। रामानुजन के हार्डी को लिखी इस अंतिम चिट्ठी में 100 साल बाद भी गणितज्ञ अपना दिमाग खपाते रहे, लेकिन वह उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें रामानुजन ने ही लिखा था। इस महान गणितज्ञ के कामों के परिणाम की जांच कर रहे जीन पियरे सेरे और पियरे डेलिग्ने ने बाद में ग्लेगोज प्रतिनिधित्व का पता लगाया। इसके लिए फील्ड मेडल मिला। इस सम्मान को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। रामानुजन के सूत्र का विस्तार कहाँ तक है, हमें अब भी यह पता नहीं। सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स तक आज उनके सूत्र हर जगह काम आ रहे हैं। जो सिद्धांत उन्होंने बीमारी की हालत में दी, उसका रहस्य हम 21वीं सदी में जाकर खोज पाए। पता लगाया कि मॉन्ग थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए ज़रूरी है। रामानुजन के दिमाग में ऐसी कई बातें थीं जिन्हें गणित के सपने आते थे। उन सपनों ने अभी तक कई गणितज्ञों की नींद उड़ा रखी थी। 1991 में पहली बार रामानुजन के सिद्धांतों की तरफ तब लोगों का ध्यान गया जब MIT के प्रोफेसर
रॉबर्ट कैनिगेल ने बायोग्राफी द ह्यूमन हु न्यू इन्फिनिटी द जीनियस ऑफ रामानुजन किताब लिखी। 25 साल बाद 2016 में मैथ्यूस ब्राउन ने इसी नाम से हॉलीवुड फिल्म बनाई जिसमें देव पटेल स्लमडॉग मिलियनेयर ने रामानुजन की भूमिका निभाई। रामानुजन की प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भारत सरकार ने उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया और हर साल उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।